सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं। इसकी ये 6ठी क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो 3rd टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, द नाज़ीज़ वर्ल्ड व्यू, नाजी का विश्व दृष्टिकोण। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इस टॉपिक में क्या लिख रखा है और क्या जानने को मिलेगा। The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. Nazi ideology was synonymous with Hitler's worldview. According to this, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. In this view, blonde, blue-eyed, Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. They come to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans. All other colored people were placed in between depending upon their external features. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to changing climate conditions. We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples. तो जो क्राइम, जो अपराध नाज़ी लोगों ने किया वो कई सारी मान्यताओं और एक खास तरीके के व्यवहार से जुड़ी हुई थी। नाज़ी पार्टी की विचारधारा जो थी वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू की सिनोनिम्स थी। सिनोनिम्स कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, जैसे जल कह लो या पानी कह लो। तो यूं समझो कि जो हिटलर सोचता था वही पार्टी की क्या होती थी, विचारधारा होती थी। वही आदर्शवाद होता था, वही विचारधारा होती थी। तो नाज़ी पार्टी की जो विचारधारा थी वो हिटलर के विश्व दृष्टिकोण कह लो या विश्व को समझने के तरीके के पर्यायवाची थी। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार लोगों में कोई इक्वालिटी नहीं थी। हिटलर की आइडियोलॉजी के अनुसार लोगों में कोई क्या नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, कोई समानता नहीं थी। बस एक रेशियल हायरार्की थी। पहले सोशल हायरार्की हुआ करती थी, है ना। नाज़ी आइडियोलॉजी क्या थी, वो किस चीज पर आधारित थी, रेशियल हायरार्की पर आधारित थी। हायरार्की का मतलब होता है ऊंचे से नीचे आता हुआ। जैसे किसी देश का सबसे ऊंचा, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे प्रधानमंत्री और उसके नीचे बाकी सब लोग, ऐसे करके। तो अकॉर्डिंग टू दिस, हिटलर की आइडियोलॉजी कह लो या नाज़ी पार्टी की आइडियोलॉजी कह लो, इसके अनुसार जो है, इस आइडियोलॉजी के अनुसार जो है वो लोगों में समानता नहीं थी। बस एक रेशियल हायरार्की थी, नस्लवादी पदानुक्रम। मतलब सबसे ऊपर भी कोई कास्ट था, उसके नीचे कोई कास्ट, उसके नीचे कोई कास्ट, उसके सबसे नीचे कोई कास्ट। तो इसके अनुसार जो है वो लोगों में समानता नहीं थी, एक रेशियल हायरार्की थी। इस हायरार्की के अनुसार जो है, जो ब्लोंड कहते हैं वो लड़की जिसकी जो गोरी हो और उसकी आंखें ब्लू टाइप से हो और बाल थोड़े से ब्राउन टाइप के हो, ब्राउन या व्हाइट हो, तो उसको ब्लोंड कहते हैं। तो इस व्यू के अनुसार जो ब्लोंड थी, इस रेशियल हायरार्की के अनुसार जो है, जो ब्लोंड, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, ये टॉप पर थे, सबसे ऊंची जाति के लोग माना गया इसको। अब ये जो आपका दे रखा है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, उसके बारे में सब किताब में सबसे नीचे वर्ड मीनिंग साइड में, न्यू वर्ड साइड में दे रखा है कि वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यंस, दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ऑरिजिन। तो ये आर्यंस का एक क्या था, क्लासिफाइड क्या था, ब्रांच था, शाखा थी। और ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले लोग थे, या तो जर्मन थे या जर्मन से रिलेटेड लोग थे, जिनको क्या कहा गया, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कहा गया। तो रेशियल हायरार्की में इनका स्थान सबसे ऊपर था। किनका स्थान, ब्लोंड का, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे सबसे ऊंचे जगह पर थे, सबसे ऊपर उनका स्थान था। जबकि ज्यूस जो थे, यहूदी जो थे, वो सबसे नीचे वाले पैदान पर थे। इनफैक्ट ज्यूज जो थे, यहूदी को जो है वो नस्ल विरोधी माना जाता था और आर्यंस का कट्टर शत्रु माना जाता था।
बाकी जितने भी सारे कलर के आधार पे जो लोग थे वो इनके बीच में आते थे। मतलब सबसे ऊपर कौन था? ब्लोंड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे। सबसे नीचे कौन थे? यहूदी थे, ज्यूस थे, और बाकी के जो लोग थे जो कलर के आधार पर जो लोग जाति में बटे हुए थे, रेस में बटे हुए थे, ये सब इनके बीच में आते थे। हिटलर की जो नस्ली सोच थी, दरअसल हिटलर का जो ये नस्ली सोच था, इस तरह की जो हिटलर की सोच थी, मतलब नस्ल के आधार पे, रंग रूप के आधार पे, बाहरी दिखावे के आधार पे पदानुक्रम तय करना कि कौन सबसे ऊपर होगा, कब से सबसे नीचे होगा। दरअसल हिटलर की ये जो नस्ली सोच थी वो विचारक जैसे चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर से ली गई सोच थी। चार्ल्स डार्विन का जैसा सोच था और हर्बर्ट स्पेंसर की जैसी सोच थी, उसी सोच से जो जुड़ी जो है वो हिटलर की सोच थी। लेकिन इनके और चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की सोच और हिटलर की सोच में अंतर था। पहले हम लोग चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की सोच को पढ़ेंगे और उन्होंने क्या कहा, नस्ल के बारे में उन्होंने क्या कहा और ये हिटलर ने इसका क्या मीनिंग निकाला और उसको क्या रूप दिया, वो हम लोग दोनों चीज समझेंगे। तो हिटलर की जो नस्ली सोच थी वो आधारित थी विचारक जैसे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के विचार पर, सोच पर आधारित थी। डार्विन जो थे वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है वो कोशिश करी कि प्लांट्स और एनिमल के क्रिएशन को विकास और प्रकृति चयन की अवधारणा के जरिए जो है वो बताया जा सके। फिर से समझो, डार्विन जो थे वो क्या थे? एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया प्लांट्स और एनिमल्स के क्रिएशन को, एक्सप्लेन किया उन्होंने बताया कि जो विकास और प्रकृति द्वारा जो चयन की अवधारणा है वो अलग है। उन्होंने ये कहा कि डार्विन जो है वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स और एनिमल के क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो विकास और प्रकृति चयन की जो अवधारणा है वो क्या है? अलग है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा बाद में इस सर्वाइवल पे, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा कि जो प्रकृति में जो सबसे फिट है, जो सबसे ज्यादा स्वस्थ है, वही अस्तित्व में रहते हैं। जो बीमार हैं वो गुजर जाते हैं। प्रकृति में जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मछली है, तो मछली अपने गिल्स से सांस लेती है। मछली जो है वो क्या करती है? पानी पीती है। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो उसके बॉडी में प्रवेश कर जाता है, सांस लेने की प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाती है और पानी छनकर उसके गलफरे से निकल जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में जो लोग फिट हैं, जो प्रकृति के अनुकूल जीने में उनका शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी है, वो लोग जिंदा रह गए। और जो लोग अनफिट हैं वो लोग क्या हो गए? वो लोग, उनका अस्तित्व नहीं रहा। तो चार्ल्स डार्विन ने ये कहा और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा कि जो लोग फिट हैं वो ही जो है वो क्या होते हैं? अस्तित्व में रहते हैं। इस आइडिया के अनुसार जो है वो स्पीसीज पृथ्वी पर सरवाइव करती है जो अपने आप को क्लाइमेट कंडीशंस, जो बदलता हुआ क्लाइमेट कंडीशन है उसके अनुसार अडेप्ट कर लेती है, उसके अनुसार अनुकूल बना लेती है। बदलता हुआ परिवेश है, अगर उसमें किसी का शरीर साथ दे देता है तो वो जिंदा रहता है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो। उन्होंने ये कहा, इन दोनों ने। वी शुड बेयर इन माइंड, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने कभी ह्यूमन, इंसानी हस्तक्षेप की बात नहीं करी। मान लो कि अब ये इस पृथ्वी पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकली फिट है, कुछ लोग अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ हैं। तो डार्विन ने ये जरूर कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये जरूर कहा कि जो लोग फिट हैं वो अस्तित्व में रहते हैं। जिन लोगों की भी शरीर की ऐसी क्षमता है कि वो क्लाइमेट चेंज के अनुसार अपने शरीर उनका अगर सह लेता है क्लाइमेट चेंज को, तो वो लोग पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं, डार्विन ने ये नहीं कहा कि जो लोग अनफिट है उनको आप मार दो। डार्विन ने इस बात का कभी वकालत नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, प्रकृति में कौन जिंदा रह पाएगा, ये टोटली प्राकृतिक रूप से ही चयन होता है, इसमें इंसानी हस्तक्षेप नहीं होती। जैसे कि मान लो पहले कहते थे डायनासोर रहता था, जब जैसे जैसे पृथ्वी जो है वो क्या हुई, गर्म या ठंडी हुई जिस वजह से भी, तो डायनासोर वो वातावरण के अनुकूल जो है वो नहीं जिंदा रह सका और वो मर गया, तो उसका अस्तित्व जो है वो क्या हो गया? मिट गया। तो उसमें इंसानी हस्तक्षेप तो था नहीं। तो जो लोग भी पृथ्वी के क्लाइमेट के अनुसार अपने शरीर को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर उनका शरीर एडजस्टेड है, वो लोग जिंदा रहेंगे, जो नहीं है उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। हाउएवर, इनकी आइडियाज को जो नस्लीवादी विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने अलग तरीके से लिया। उन्होंने क्या किया?
अलग तरीके से लिया। However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. हालांकि उनके इस विचार को, किसके विचार को, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन के विचार को जो रेसिस्ट थिंकर्स हैं उन्होंने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। सहारा तो लिया लेकिन गलत तरीके से लिया। नाज़ी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल। अब ये विचारधारा तो ले ली उनसे और इन्होंने अपना विचार दिया, ये बोल के कि हम उनसे विचार लिए हैं। नाज़ी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम उनसे विचार लिए हैं, लेकिन उन्होंने अपना विचार ये दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस्ट वुड सर्वाइव। उन्होंने क्या कहा, नाज़ी आर्ग्यूमेंट, नाज़ी के पार्टी के लोगों ने या हिटलर ने ये दलील दी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगा वही अस्तित्व में रहेगा, जो वीक होगा उसको क्या होना होगा, खत्म होना होगा। आर्यंस जो थे वो सबसे फाइनेस्ट माने जाते थे, इसी को क्या होना था, इसको अपनी शुद्धता बनाए रखनी थी, इसको मजबूत होना था और दुनिया को प्रभावित करना था। तो आर्यंस को जिंदा रहना है, बाकी सब क्या नहीं रहेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। ऐसा नाज़ी का आइडियोलॉजी था। बात समझ में रहा है। डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने, उन्होंने कुछ और कहा। इन्होंने इस विचार का अर्थ कुछ और लगाया और उन्होंने कहा कि जो लोग पृथ्वी पर उन्हीं का अस्तित्व बना रहा जो जिनका शरीर, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का शरीर हो, जो पृथ्वी के बदलते इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना सकते हैं, उसमें ढल सकते हैं, वही जिंदा रहते हैं। हर्बर्ट ने कहा जो फिट है वही जिंदा रहेंगे, लेकिन इसमें इंसानी हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाज़ी ने इस बात से प्रेरणा ली और उन्होंने कहा कि जो लोग फिट हैं वही अस्तित्व में रहेंगे, जो कमजोर है उनको क्या होना होगा, खत्म होना होगा। नाज़ी पार्टी के अनुसार, नाज़ी आइडियोलॉजी के अनुसार आर्यंस जो थे वो सबसे फिट थे, तो वही रहेंगे, वही शासन करेंगे, वही मजबूत होंगे और वही दुनिया को प्रभावित करेंगे। बाकी सारे लोगों को क्या होना होगा, मौत के घाट उतरना होगा। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबनेंसम or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and power of German nation. Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all Germans geographically in one place. Poland became the laboratory for this experimentation. दूसरा जो नाज़ी आइडियोलॉजी, नाज़ी की विचारधारा का जो दूसरा पहलू था, पहला तो समझ गए, पहला नाज़ी विचारधारा का क्या पहलू था कि जो फिट होंगे वही रहेंगे। उनके अनुसार आर्यन फिट थे, आर्यन ही जिंदा रहेंगे, बाकी सबको खत्म होना होगा जो भी कमजोर है। दूसरा आइडिया क्या था, दूसरा एस्पेक्ट क्या था, दूसरा विचारधारा क्या था कि हिटलर की आइडियोलॉजी, जो दूसरी आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि वो लेबेंसमम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से जुड़ी हुई थी। पहला नस्लवादी विचारधारा आपने जान लिया। दूसरा जो था वो लेबनेंसमम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से जुड़ी हुई थी। इसके अनुसार वो मानते थे, कौन, हिटलर मानते थे कि जो नई क्षेत्र हैं उनको जो है वो एक्वायर किया जाना चाहिए, अपनी सीमा में क्या कर लेनी चाहिए, जोड़ लेनी चाहिए और लोगों को वहां बसाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मदर कंट्री का, जो हमारा मातृभूमि है, मातृदेश है, उसकी एरिया बढ़ेगी और जबकि जो लोग हैं, जो बसने वाले लोग हैं, उनका हमेशा अपनी मातृभूमि से लिंक बना रहेगा। मान के चलो अगर भारत और नेपाल एक हो जाए, है ना, तो नेपाल में रहने वाले को भी तो लगेगा कि हम भारत में ही रह रहे हैं, भले एक समय में वो नेपाल था। ऐसा अगर हो जाता है तो हिटलर का आइडिया ये था कि न्यू टेरिटरीज को अपने देश में क्या करते रहना चाहिए, ऐड करते रहना चाहिए। इससे वहां के जो लोग दूर दराज में बसे हुए लोग हैं उनको अपने देश में रहने जैसा क्या आएगा, फील आएगा, एहसास होगा। उनकी अपनी ओरिजिन जो प्लेस है, जहां उनका जन्म हुआ, उनसे हमेशा उनका क्या रहेगा, लिंक जुड़ा रहेगा। इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। और जब टेरिटरीज बढ़ेगी तो रिसोर्सेज और ताकत भी देश की क्या होगी, बढ़ेगी। जर्मन नेशन की जो ताकत है वो भी बढ़ेगी, क्षेत्र भी बढ़ेगा और क्षेत्र बढ़ेगा तो रिसोर्सेज भी बढ़ेगी। तो ये दो विचारधारा थी अभी तक की, कोई दिक्कत नहीं समझने में। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। अब हिटलर की ये जो विचारधारा थी कि वो अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाए, तो वो चाहता था कि ईस्टवर्ड, पूर्वी दिशा की ओर बढ़कर क्या करे, पूर्वी दिशा के एरिया को अपने जर्मनी में क्या करता चले, मिलाता चले।
है ना, और टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, ताकि जितना भी जर्मन्स है, जितने भी जर्मन्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने में जोड़कर वहाँ पे जर्मन्स को बसाया जाए। इससे जर्मन की एरिया भी बढ़ेगी और जर्मनी के जो लोग हैं उनको लगेगा कि हम अपने मातृभूमि वाले देश में, मातृ देश में रह भी रहे हैं। और पोलैंड जो है वो इस प्रयोग का क्या बना, प्रयोगशाला बना। पोलैंड पर उसने आक्रमण किया था ना, कब किया था, 1939, सितंबर 1939 में जो है उन्होंने आक्रमण किया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream, creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. They alone were considered desirable. तो जैसे ही सत्ता हाथ में आई, जैसे ही हिटलर जो है वो हेड बन गया, हिंडनबर्ग के द्वारा जब कैबिनेट का चांसलरशिप दे दिया गया था तो वो हेड बन गया, वो जो निर्णय लेता था वही होता था। तो एक बार सत्ता में आने के बाद जो है नाज़ी ने अपने सपनों को लागू करना, कार्य रूप देना शुरू किया। जो उसका सपना था बाउंड्रीज बढ़ाने का और जो अनवांटेड लोग हैं, जो फिट लोग हैं, उनको अस्तित्व में रखने का, बाकी सबको खत्म करने का जो सपना था उसका, उसने क्या किया, उसको लागू करना शुरू किया। उसने क्या किया कि जो रेशियल कम्युनिटी थी, प्योर जर्मन्स की जो रेशियल कम्युनिटी थी, उसको उन्होंने बचा कर रखा और बाकी को फिजिकली, जो लोग भी अनडिजायरेबल थे, अवांछनीय मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, उसके अनुसार ये वो तय करता था, हिटलर तय करता था कि किस जाति के लोग या किस तरह के दिखने वाले लोग जो है वो डिजायरेबल हैं और किस तरह के नहीं है। तो आर्यंस कह लो या नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कह लो, ये लोग जो हैं वो क्या थे, हिटलर की नज़र में जो है वो डिजायरेबल थे। इन लोगों का अस्तित्व बना रहना चाहिए था और बाकी के जो सारे लोग हैं उनका अस्तित्व बना नहीं रहना चाहिए था, वो लोग अनडिजायरेबल थे। तो उनको फिजिकली एलिमिनेट करना शुरू किया। समझ में आ रहा है बात? उसको जो है वो फिजिकली एलिमिनेट करना उन्होंने शुरू किया। नाज़ी जो है वो केवल ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें प्योर और हेल्दी नॉर्डिक जर्मन्स हो, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हो, इसके अलावा और कोई ना हो। इन्हीं को डिजायरेबल माना गया और जिन लोगों को भी ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रोस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल। तो इन्हीं लोगों को, ये जो प्योर और हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, इन्हीं को डिजायरेबल माना गया। इनके बारे में ये सोचा गया कि यही लोग जीने के लायक है, तरक्की करने के लायक है, अपने वंश को विस्तार करने के लायक है, और बाकी के जो लोग हैं बाकी सारे क्या हैं, अनडिजायरेबल हैं। This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist. Under the euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. तो एक बार सत्ता में आने के बाद जो है नाजी ने क्या किया, नाजी पार्टी ने या फिर हिटलर ने कह लो, क्या किया, अपने सपनों को लागू करना शुरू किया। और जो विशिष्ट नस्ल वाली जो समुदाय थी, जर्मनी की जो विशिष्ट नस्ल वाली समुदाय थी, उसको बचाना शुरू किया और बाकी सारे लोगों को हटाना शुरू किया। ये जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, प्योर और हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, इनको डिजायरेबल माना गया और बाकी को अनडिजायरेबल माना गया, है ना। जो डिजायरेबल थे उनके बारे में कहा गया कि इन्हीं को जीने का अधिकार है, तरक्की करने का अधिकार है, वंश वृद्धि करने का अधिकार है। और जिन लोगों को भी, जिन जर्मन्स को भी इम्प्योर, चाहे वो जर्मनी के ही क्यों ना थे, गौर करो बात पे, जर्मनी के ही थे, लेकिन जिनको भी इम्प्योर माना गया, अशुद्ध माना गया, असामान्य माना गया, उनके बारे में कहा गया कि इनको जीने का अधिकार नहीं है। और यूथनेशिया प्रोग्राम के तहत, यूथनेशिया प्रोग्राम जो है वो नाज़ी पार्टी के द्वारा लागू करी गई थी। इस प्रोग्राम के तहत हेलमुट के पिताजी जो थे वो नाजी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इन्होंने कईयों को मौत के घाट उतारा था। कईयों को क्या किया था, मौत के घाट उतारा था, है ना। जो लोग भी मेंटली या फिजिकली अनफिट थे, जो तय किया जाता था नाज़ी पार्टी के द्वारा, उनको जो है वो हेलमुट के पिताजी और बाकी सारे नाज़ी ऑफिशियल जो है वो उनको क्या करते थे, मौत के घाट उतारने का काम, जान से मार देने का काम किया करते थे, चाहे किसी भी विधि का प्रयोग हो। आगे विधि का नाम दे रखा है।
समझ में आ गया। तो जब हिटलर ने ही सुसाइड कर ली थी तो इन्होंने हेलमुट के पिताजी ने देखा कि अरे अब तो मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनी थी, अदालत बनी थी और उसमें ये भी पकड़े जाते और इनकी भी क्या होती, मृत्युदंड की सजा हो सकती थी। तो इस बात से डर से उन्होंने क्या किया, खुद को ही मार लिया। ठीक है, बात समझ में आया। Jews were not the only community classified as undesirable. There were others. Many gypsies and black living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race. They were widely persecuted. Even Russian and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity. Jews जो थे वो एकमात्र कम्युनिटी नहीं थी, एकमात्र कम्युनिटी ज्यूस ही नहीं थी, यहूदी नहीं थी जिसके बारे में अनडिजायरेबल कहा गया कि अनडिजायरेबल है, इनकी जरूरत नहीं, इनको खत्म करो। और भी सारे थे, ज्यूस के अलावा भी बहुत सारे जो है वो कम्युनिटी के लोग थे जिनको अनडिजायरेबल माना गया। बहुत सारे जिप्सीज, ब्लैक लोग जो नाजी जर्मनी में रहते थे, इनको जो है वो रेशियल इंफीरियर माना गया, मतलब नस्ली तौर पर घटिया माना गया। और ये माना गया कि सुपीरियर आयरन रेस को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना, बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, जैविक दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं, ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब उनका कहना था कि अगर इस जाति के लोग, जिप्सीज हो गए, चाहे ब्लैक्स हो गए, चाहे रेशियल इंफीरियर के किसी भी जाति के लोग, चाहे जीयूसी क्यों ना हो गए, अगर इनकी शादी या इनका संबंध किसी आर्यन से हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी क्या होगी, बेकार होगी, ऐसा उनका मानना था। They were widely persecuted. इस तरह के लोगों को बड़ी संख्या पर क्या की गई, इस तरह के लोगों की हत्या करी गई। रशियंस और पोल्स को भी सब ह्यूमन माना गया, मतलब मानव से कम आका गया, या यूं कह लो कि जानवर की तरह आका गया, भेड़ बकरी की तरह आका गया, ऐसे कह सकते हो कि रशियन और पोल्स को भी जो है वो सब ह्यूमन माना गया। और ऐसा माना गया कि ये लोग किसी भी मानवता के काबिल नहीं है। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. तब जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, तो जो कैप्चर्ड सिविलियंस थे उनको दास बना दिया गया, मजदूर बना दिया गया, उनसे काम करवाया जाता, उनको खाना पीना समय पर नहीं दिया जाता, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता। नतीजा ये हुआ कि वो लोग हार्ड वर्क से और स्टारवेशन से जो है वो मर गए। आई बात समझ में, क्योंकि वो उनके नजर में वो अनवांटेड थे, तो जिनको जीने का हक ही नहीं था, तो जब तक जिंदा है तब तक काम करवाते रहो। Jews remain the worst sufferers in Nazi Germany. Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. इसमें से सबसे ज्यादा जो सफरर था, सबसे ज्यादा जो भुगता, वो यहूदी लोग थे। सबसे बुरे तरीका से जो जिसका हाल हुआ, सबसे बुरा हाल हुआ वो यहूदी का हुआ, क्योंकि नाज़ी के जो लोग थे वो यहूदी के प्रति घृणा का जो संबंध है वो ईसाई धर्म के मौजूद परंपरागत घृणा से भी था। They had been stereotyped as killers of Christ and usurers. ऐसा माना जाता था कि ज्यूस लोगों ने ही क्या की थी, जीसस क्राइस्ट की हत्या करी थी, और ये लोग सूदखोर है। तो इन दो वजहों से जो है वो नाज़ी पार्टी के लोग जो है वो ज्यूस से क्या करते थे, बहुत ज्यादा नफरत करते थे। और यही कारण है कि ये उनकी नफरत की वजह से ही यहूदी लोग सबसे ज्यादा कष्ट का सामना उनको करना पड़ा। मृत्यु तो हुई, लेकिन और भी ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ा। Until medieval times, Jews were barred from owning land. They survived mainly through trade and money lending. मेडिवल टाइम्स तक, मध्यकाल तक इनको जमीन रखने का हक नहीं था। ये लोग इन लोगों का अस्तित्व बना रहा, मेनली ये लोग व्यापार करते थे और थोड़ा बहुत पैसे उधार लगाते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेट्टोस। ये लोग अलग से सेपरेटली, इनके लिए अलग जगह होती थी जिसको घेट्टो कहा जाता था। घेट्टो कहते हैं दबरा टाइप जगह को, ठीक है। तो ऐसे घेट्टोज में वो लोग रहा करते थे। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड। हाउएवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वाज बेस्ड ऑन pseudo scientific theories of race which held that conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination. तो हम लोगों ने क्या जाना कि ज्यूस जो है वो सबसे बुरा हाल हुआ ज्यूस का नाज़ी जर्मनी में। सबसे बुरा हाल ज्यूस का हुआ क्योंकि नाज़ी के जो लोग हैं वो ज्यूस से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जीसस क्राइस्ट के हत्यारे ये यहूदी ही लोग हैं, ज्यूस लोग ही हैं, है ना।
मिडिवल टाइम्स तक इनको जमीन रखने का अधिकार नहीं था। ये लोग किसी तरह अपना गुजर बसर जो है वो व्यापार के माध्यम से या पैसे उधार लगाकर ब्याज के माध्यम से जीतना रहते थे। ये लोग घेट्टोज नामक छोटे छोटे दरबों में रहा करते थे, है ना। इनको जो है वो इनका जो है वो संहार किया जाता था, बड़े पैमाने पर बलि टाइप दिया जाता था इनका, है ना। समय समय पर उनका जो है वो सफाया किया जाता था, वायलेंस का इस्तेमाल करके खदेड़ कर इनको अपने जमीन से भगाया जाता था। हालांकि हिटलर की जो ज्यूस के प्रति जो नफरत थी वो इन सब बातों को लेकर नहीं थी, क्राइस्ट वाली बातों को लेकर नहीं थी। हिटलर जो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज को मानता था, झूठी नस्लवादी जो वैज्ञानिक सोच थी, डार्विन ने और हर्बर्ट ने कुछ भी कहा, इसका सोच इन्होंने अलग लगाया था। तो ये जो झूठी नस्लवादी वैज्ञानिक जो सोच थी, इसकी वजह से जो है वो हिटलर उनसे नफरत करते थे। और हिटलर का मानना था कि अगर ज्यूस लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं तो सॉल्यूशन नहीं है। यहूदी अगर धर्म परिवर्तन कर ले, क्रिश्चियन के सुपीरियर आर्यंस को अगर एक्सेप्ट कर ले, या जो भी कहानी धर्म परिवर्तन होता है, तो हिटलर का मानना था कि नहीं, इस सबसे कुछ नहीं होगा, इनसे छुटकारा पाने के लिए इनकी जान ही क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। इसलिए जो है वो इन सब विचारों की वजह से यहूदी जो है वो सबसे ज्यादा क्या हुए, भुगतान उन्होंने भुगता। फ्रॉम 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939-1945, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. तो 1933 से 1938 तक नाजी के लोगों ने, नाजी पार्टी के लोगों ने या हिटलर की पार्टी के लोगों ने इनको, यहूदियों को धमकाया, डराया, दरिद्र कर दिया, समाज से अलग रहने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगला फेज था 1939 से 1945। इसमें जो है उन्हें सर्टेन एरियाज में कंसंट्रेशन इकट्ठा किया जाता था और जो है वो गैस चेम्बर्स में डालकर इनको जहरीला गैस छोड़कर क्या किया जाता था, इनकी हत्या कर दी जाती थी। अब है द रेशियल यूटोपिया। अंडर द शैडो ऑफ वॉर the Nazi proceeded to realize their murderous racial ideal. Genocide and war became two sides of same coin. Occupied Poland was divided up. Much of northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. Poles were then herded like cattle in the other part called the general government, the destination of all undesirable of the empire. तो द रेशियल यूटोपिया क्या है? नस्ली कल्पना की दुनिया, नस्ल की कल्पना की दुनिया। युद्ध के साये में नाजी जो है उन्होंने महसूस किया कि नाजी ने क्या किया, अपना कातिलाना आदर्श को फॉलो करना शुरू किया। जेनोसाइड का मतलब होता है बड़ी संख्या में जनसंहार, लोगों को मारना। तो जनसंहार और वॉर एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। एक तरफ युद्ध भी चल रहा था, दूसरा तरफ नरसंहार भी चल रहा था। जो पोलैंड पर इन्होंने कब्जा किया था उसको डिवाइड किया गया। ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न का जो हिस्सा था, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम और उत्तर के बीच का हिस्सा, तो ज्यादातर जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था उसको जर्मनी में जोड़ दिया गया। पोल्स जो हैं उनको उनके घर से निकाल दिया गया, प्रॉपर्टी छोड़ के। प्रॉपर्टी इसलिए छोड़ दी गई कि जिन जर्मन वासियों को जर्मन्स को ला करके बसाया जाएगा वो इनकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इनका जो सामान है उसका क्या करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। और इन पोल्स को क्या किया गया, पोलैंड वासी के जो पोल्स थे, पोलैंड वासी को पोल्स कहा गया। इन पोल्स को मवेशियों की तरह धकेल कर ग्रुप में जनरल गवर्नमेंट नाम के जगह पर पहुंचा दिया गया, जहां पर जितने भी सारे अनडिजायरेबल थे राज्य में, साम्राज्य में जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे, इनको यहीं जाकर जनरल गवर्नमेंट नामक जगह पर ले जाकर के रखा जाता था। मेंबर्स ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर्स इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। जो पोलिश इंटेलिजेंसिया थे, यानी कि पोलैंड के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनकी बड़ी संख्या में मारी गई, उनकी बड़ी संख्या में हत्या करी गई। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। जो पढ़े लिखे नहीं लोग रहेंगे तो हो सकता है कि उनको उकसाने का काम करे, तो सबसे पहले बुद्धिजीवी को ही मार दिया। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanages where most perished.
with some of the largest ghettos and gas chambers. The general government also served as killing fields for the Jews. पोलिश के जो बच्चे जो आर्यंस की तरह दिखते थे उनको उनकी माँ से छीन लिया गया, जबरदस्ती छीन लिया गया। और रेस एक्सपर्ट होते थे, नस्ल को पहचानने वाले खास लोग होते थे, वो पहचान करते थे कि ये बच्चा जो है वो हमारे नस्ल में मिलाया जा सकता है या नहीं। अगर उन्होंने टेस्ट पास कर लिया, उन बच्चों ने टेस्ट पास कर लिया, तो उनको जर्मन फैमिली में डाल दिया जाता था। और जो लोग टेस्ट पास नहीं करते थे वैसे पोलैंड के बच्चों को क्या किया जाता था, ऑर्फेनेज में डाल दिया जाता था, जहाँ वो खुद ही मर जाते थे। खाना पीना कुछ दे नहीं रहा है, गंदगी है, कई सारे रीजनों से वो लोग खुद ही मर जाते थे। और इस तरीके से जो बड़े बड़े घेट्टोस थे, गैस चैम्बर्स थे, इसके अलावा गैस चैम्बर्स और घेट्टोस, बड़े बड़े घेट्टोस के अलावा जनरल गवर्नमेंट ने भी क्या किया, किलिंग फील्ड्स का काम किया ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए। और यहूदियों की हत्या का क्या किया, उसने काम किया। मतलब इन जगहों पे जनरल गवर्नमेंट भी जो है वो लोगों की हत्या करने की क्या बनी, जगह मात्र बनकर रह गई। अब ये जानने की जरूरत है स्टेप्स टू डेथ। स्टेप्स टू डेथ का मतलब हो गया कि मारने के लिए उठाए गए कदम। ठीक है, तो पहला इसमें जो है वो टोटल 3 कदम उठाए गए। पहला कदम था एक्सक्लूजन, दूसरा था घेट्टोवाइजेशन और तीसरा था एनिहिलेशन। समझ में आ रहा है बात? तो 3 चरण में जो है वो लोगों के साथ क्या क्या हुआ वो हम लोग जानेंगे। तो पहला चरण ये था एक्सक्लूजन, जो 1933 से 1939 तक चला। ठीक है, एक्सक्लूजन का मतलब होता है मतलब व्यक्ति या वस्तु को बाहर रखना। इसके अंतर्गत क्या नियम बनाया गया ये देखो, इसमें कहा गया कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन। तो नागरिकों की तरह आप हमारे बीच में रहें, ये आपको अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया। द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। तो 1935 सितंबर में जो है वो न्यूरेमबर्ग लॉज बनाई गई, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार कानून बनाया गया। तो वो कानून क्या था वो देखो, Only persons of German or related blood would henceforth be German citizens enjoying the protection of the German Empire. Marriages between Jews and Germans were forbidden. Extramarital relations between Jews and Germans became a crime. Jews were forbidden to fly the national flag. तो न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार जो बना, कानून बना सितंबर 1935 में, उसमें क्या कहा गया कि जो लोग जर्मन के हैं या जर्मन के लोगों से संबंधित हैं उन्हें ही जर्मन सिटीजनशिप मिलेगी, वही जर्मन के नागरिक हैं और उन्हें ही जर्मन एम्पायर द्वारा, जर्मन साम्राज्य द्वारा प्रोटेक्शन मिलेगा। जो ज्यूस और जर्मन्स हैं उनके बीच शादी नहीं हो सकती, इसकी मनाही करी गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब शादी के बाद जो दूसरा जो संबंध लोग बना लेते हैं, ज्यूस और जर्मन के एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध को, एक्स्ट्रा रिलेशंस को क्या बताया गया, क्राइम बताया गया। ज्यूस को जो है वो राष्ट्रीय झंडा फहराने का इजाजत नहीं दिया गया। इसके अलावा जो अदर लीगल मेजर्स थे, दूसरी सारी अन्य कानूनी उपाय जिसमें शामिल था बाइकॉट ऑफ ज्यूस बिजनेसेस। ज्यूस कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे जर्मन का आदमी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उससे सामान नहीं खरीदेगा। एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, ज्यूस लोग को गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। फोर्स सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनको जो है उनके सामानों को जो है वो जबरदस्ती या तो छीन लिया जाता था या जबरदस्ती क्या कर दी जाती थी, बेच दी जाती थी। तो ये पहला चरण था। इसके अलावे पहले चरण में इसके अलावे बिसाइड्स ज्यूस प्रॉपर्टीज वर वैंडलाइज्ड एंड लूटेड, हाउसेज अटैक्ड, सिनगॉगस पढ़ेंगे उसको, याद रखना, सिनगॉगस बर्न्ड एंड मेन अरेस्टेड इन प्रोग्राम इन नवंबर 1938 रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। इसके अलावा ज्यूस की जो प्रॉपर्टी थी उनको तहस नहस कर दिया जाता, लूट लिया जाता, हाउसेस पर अटैक किया जाता, उनके मंदिरों को सिनगॉगस जो है वो उनका मंदिर हुआ करता था, ज्यूस का मंदिर हुआ करता था, है ना, वहां पर उनको जला दिया गया। जो सामूहिक तौर पर लोगों को नवंबर 1938 में क्या किया गया, अरेस्ट किया गया और इस दिन को जो है वो नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। तो आप जरा सा पिक्चर देख लो, पिक्चर 16 के फिगर 16 क्या कह रहा है कि पार्क में बेंच लगी हुई है और इस पर केवल आर्यंस ही बैठेंगे। ठीक है, 15 देखो, द साइन डिक्लेयर्स दैट द नॉर्थ सी बेदिंग रिजॉर्ट इज फ्री ऑफ ज्यूज। पिक्चर 15 में दे रखा है, ये साइन लगा रखा है कि नॉर्थ सी बेदिंग रिजॉर्ट जो है वो यहूदियों से मुक्त है, यहाँ पर यहूदी लोग नहीं आ सकते हैं। 17 में क्या कह रहा है, दैट इज ऑल आई हैव टू सी, मेन एंड वुमेन वर लेफ्ट विद नथिंग सर्वाइव इन द गेटोज। तो गेटोज में जो लोग रहने वाले थे उनसे सब चीज छीन लिया जाता था, तो उनके पास कुछ नहीं रहता था, तो जो बचा कुचा है वही बेचने के लिए उनके पास है, जो उसका वो सामान वो सामने में रख रखा है।
दूसरा चरण देखो, दूसरा चरण क्या था। गेटोवाइजेशन का मतलब दरबाबंदी, बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले क्या था कि लोग रह जरूर रहे थे बीच में, लेकिन सिटीजनशिप नहीं था, लोग के साथ नहीं रह सकते, शादी नहीं कर सकते हैं, है ना, झंडा नहीं फहरा सकते, ये सब। दूसरा था गेटोवाइजेशन, दरबाबंदी। 1940 से लेकर 44 तक क्या कहा गया कि यू हैव नो राइट टू लिव एमंग अस, हमारे बीच आप नहीं रह सकते, आप, उनसे ये कहा गया। फ्रॉम सेप्टेम्बर 1941 all Jews had to wear a yellow star of David on their breasts. This identity mark was stamped on their passport, all legal documents and houses. They were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east. These became sites of extreme misery and poverty. Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to deprivation and poor hygiene. सितंबर 1941 में क्या हुआ कि जितने भी ज्यूज थे उनको डेविड का पीला सितारा अपने सीने से लगा कर रखना पड़ता था। ऐसा नियम बनाया गया कि डेविड का पीला सितारा एक होगा, उसको अपने आप को सीने से लगा के रखना है। इनफैक्ट उनके पासपोर्ट पर, लीगल डॉक्यूमेंट पर, हाउसेस पर भी ये मुहर चिपका दिया गया। उनको जो है वो ज्यूस, दे वर केप्ट इन ज्यूस हाउसेस, उनको ज्यूस के घर, जर्मनी में ज्यूस घर बनाए गए, उन्हीं में रखा गया। और गेट्टोज, ज्यूस जर्मनी में बनाए गए घर जैसे घेट्टोज वगैरह, जैसे लोज और वर्सॉ में, ईस्ट में लोज और वर्सॉ नामक कुछ जगह थे जहाँ पर घेट्टोज थी, उनको उसमें पैक कर दिया गया। अब ये जो स्थिति थी, ये जो मोहल्ले की या फिर ये जो सोसाइटी की स्थिति थी, बहुत ही दर्दनाक होती थी, बहुत ही गरीबी वाली होती थी। ज्यूस जो हैं उनको इस एरिया में एंटर करने से पहले अपना सारा प्रॉपर्टी जो है वो क्या करना पड़ता था, गेट पर ही दे देना पड़ता था जर्मन्स को। और फिर गेट्टोज जो हैं वो गेट्टो की इस बस्ती में भूख, भुखमरी, बीमारी, ये सब जो है वो पुअर हाइजीन और डिप्राइवेशन की वजह से, डिप्राइवेशन बंचना मतलब किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, हटा देना, इन सब वजहों से जो है वो हंगर, स्टार्वेशन और डिजीज जो है वो आम बात हो गई। अब स्टेज 3 है एनिहिलेशन। 1941 ऑनवर्ड यू हैव नो राइट टू लिव। अब तीसरा स्टेज था कि आप जिंदा रह ही नहीं सकते, आपको जीने का अधिकार ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? पहला स्टेज क्या था, हमारे बीच रहो लेकिन हमारी तरह नहीं रहोगे, नागरिकता आपके पास नहीं है, ना सरकारी नौकरी कर सकते हो, ना शादी कर सकते हो, ना कुछ। दूसरा में क्या कि हमारे साथ नहीं, हमारे से अलग रहो। और तीसरा चरण था कि आपको सफाया करा जाएगा, आपका जीने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, आप पहले पिक्चर देख लो क्या कर रखा है कि किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप, बारबेट वायर लगा रखा है, जो लोग भागने की कोशिश करते हैं उनको जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद करके जो है वो लाइव, मतलब करंट वाली तार में झटके देकर मर जाते थे वो लोग। जो लोग निकलने की कोशिश किया, बारबेट वायर से घेराबंदी, तो उसमें करंट लगता था, तो उसमें सटते ही वो लोग मर जाते थे। ठीक है। पाइल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चेंबर, मतलब गैस चेंबर के बाहर, गैस चेंबर के बाहर लिए लोगों का इतना ढेर लगा हुआ कपड़ा है, सोचो कितना लोग एक बार में मारा जाता होगा। ठीक है। फिगर 20 देख लो, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप किस तरह का होता था उसकी पिक्चर दे रखी है। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप अखेमरा है, एक साथ लिख दिया है एक कैमरा को। ठीक है। अ कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। एक व्यंग है कि एक कैमरा जो है वो डेथ कैंप को भी क्या कर सकता है, उसकी सुंदर तस्वीर खींच सकता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में खाली क्या होती थी, हत्या ही होती थी। 16 में शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान, यानी मारने से पहले जो उनका जूता जो इकट्ठा किया गया वो जूता का भीड़ है, जूता का जमावड़ा है। ठीक है। तो थर्ड स्टेज क्या था वो देखो। Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods train. In Poland and elsewhere in the East, most notably Belzec, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek, they were charged in gas chambers. Mass killing took place within minutes with scientific precision. तो ज्यूस जो हैं, ज्यूस के घरों से, कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, गेट्टोज से और भी यूरोप के अलग अलग पार्टों से मालगाड़ी के द्वारा ज्यूस को लाया गया। और पोलैंड में और दूसरे जगह ईस्ट के दूसरे सारे हिस्सों में, खास करके बेल्जेक, ऑस्विस, सोबीबोर, ये सब कत्ल खाना है ना, ये सब कॉन्सेंट्रेशन कैंप था यहाँ पे, है ना। तो पोलैंड में और दूसरे ईस्ट के दूसरे सारी जगहों जैसे बेल्जेक, ऑस्विस, सोबीबोर, ट्रेम्बलिंका, है ना, चेलमनो, मजदानेक, ये सब जो है, इन सब में जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता था। गैस चेंबर्स हुआ करता था, इस गैस चेंबर्स में इनको झोंक दिया जाता था, वो जहरीली गैस सूंघ कर मर जाते थे। और इस तरीके से मिनटों में जो है वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करके काफ़ी संख्या में लोगों की जो है वो हत्या कर दी जाती थी। ऐसे ही नहीं 6 मिलियन पहुंचा था। ठीक है।
तो ज्यूस ही नहीं थे, और भी कई सारे लोगों की हत्या करने का काम किया था, लेकिन ज्यूस को टारगेट किया था। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगले दिन हम लोग जो 4th टॉपिक है यूथ इन नाज़ी जर्मनी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के फिलहाल इस क्लास में इतना ही। आप लोग रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।